दोस्तों, हम बात कर रहे थे पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस में हमने काफी सारा पोर्शन कवर करा था। उसमें लास्ट जो हमने चीज पढ़ी थी वो पढ़ी थी डिफरेंट कमिटीज के बारे में हमने डिस्कस करा था, विभिन्न समितियों के बारे में हमने डिस्कस करा था, जिसमें हमने करीबन 10 समितियों के बारे में पढ़ा। 10 समितियों में मैंने बताया जहां पे संघ या राज्य नाम आता है उस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उसके अध्यक्ष होंगे। तो हमने 3 समितियां देखी ऐसे, संघीय संविधान समिति, संघीय शक्ति समिति और राज्य समिति। इनके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। इसके बाद मैंने बताया आप लोगों को जहां पे पे वर्ड आ जाता है उस समिति के अध्यक्ष होंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। परामर्श समिति के होंगे, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष होंगे कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। इसके अलावा परामर्श शाखा समिति है, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे BM राव जी। नियम संचालन, देखो आगे जाके किसको नियम और कानून बनाने हैं? जो राष्ट्रपति बनेगा उसको। तो इन कमेटियों के जो अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? नियम एवं संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। उसके बाद कार्य समिति का अध्यक्ष बनाया गया KM मुंशी जी को, कृष्ण मनीराम मुंशी जी को। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय और तदर्थ समिति के अध्यक्ष बनाए गए वरदाचार्य जी को। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी कमेटी बनी संविधान बनाने के लिए, और वो कमेटी थी हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। उसको हर एंगल से हम चेक करेंगे, हम हर एंगल से पढ़ेंगे कि प्रारूप समिति में एक्चुअल में क्या क्या था। ठीक है। कौन उसके अध्यक्ष थे, कौन उसके मेंबर थे, उन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बारे में, प्रारूप समिति के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्रारूप समिति में हमारे पास क्या था? प्रारूप समिति, या फिर इसको हम बोल सकते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है। या फिर इसको और नामों से भी बोल सकते हैं, काफी सारे इसके नाम हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी, या फिर इसको हम बोल सकते हैं, ब्रैकेट में एक नाम और लिख देता हूं, जिसको हम बोलते हैं मसौदा कमेटी, मसौदा समिति। ठीक है। मसौदा समिति बोलते हैं। ठीक है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ें तो इसका गठन, इसको देखो प्रारूप समिति क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये खुद वो संविधान को निर्माताओं की समिति थी। ये कमेटी डिसाइड करने वाली थी हमारा संविधान कैसा होना है, उसका प्रारूप कैसा होना चाहिए, क्या क्या उसमें इंक्लूडेड होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, वो सारा फाइनलाइज करने का काम ड्राफ्टिंग कमेटी का था, प्रारूप समिति का था। ठीक है। इसमें इसकी स्थापना हुई थी। देखो अपन पॉइंट वाइज बात करते हैं। पॉइंट वाइज हम बात करें तो सबसे पहले इसको स्टेब्लिश कब करा गया, कब इस समिति को बनाया गया, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है। सबसे पहले इसका गठन हुआ था, स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना कौन सी डेट को हुई इसकी स्थापना, उसकी बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना हुई 29 अगस्त, कब हुई? 29 अगस्त 1947 को। भारत आजाद होने के कुछ टाइम बाद में ही इस कमेटी का गठन कर दिया गया, और इसकी स्थापना कब हुई? 29 अगस्त 1947 को। इसमें कितने सदस्य थे? सदस्यों की हम बात करें, कितने सदस्य थे? इसमें 6 तो मेंबर थे और 1 उनके अध्यक्ष थे। तो टोटल हमारे पास कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। 1 जो अध्यक्ष थे उनकी हम यदि स्पेशली बात करें तो वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इस समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इस कमेटी के अध्यक्ष थे। ठीक है। कौन थे इसके अध्यक्ष? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इस समिति के अध्यक्ष थे। और 6 मेंबर कौन कौन थे उनकी भी हम बात कर लेते हैं। उनकी हम बात करें 6 मेंबर्स की यदि हम बात करें, देखिए यहां पे हम 6 मेंबर्स की भी बात कर लेते हैं।
सबसे पहले इनके जो मेंबर थे, देखो इनको कैसे याद रखोगे वो ट्रिक भी मैं बताऊंगा, बट उससे पहले हम नाम देख लेते हैं। कृष्ण स्वामी अय्यर कौन थे? कृष्ण स्वामी अय्यर। इनके देखो साथ साथ में आप बोलते भी रहो, आपको थोड़ा सा याद होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके मेंबर कौन थे? अध्यक्ष तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। इसके फर्स्ट जो सदस्य थे वो कौन थे? कृष्ण स्वामी अय्यर। सेकंड जो इसके थे गोपाल स्वामी अय्यर। फर्स्ट कौन थे? कृष्ण स्वामी अय्यर और सेकंड थे गोपाल स्वामी अय्यर। गोपाल स्वामी अय्यर इसके सेकंड मेंबर थे। थर्ड मेंबर की बात करें, सॉरी सेकंड मेंबर है गोपाल स्वामी अय्यर। थर्ड मेंबर की हम बात करें तो हमारे पास थर्ड मेंबर है समिति के कृष्णामाचारी। कौन है? कृष्णामाचारी कौन थे? कृष्णामाचारी इसके थर्ड मेंबर थे। अब ये कब आए? ये स्टार्टिंग में इसके मेंबर नहीं थे, शुरू से इसके मेंबर नहीं थे। ये आए थे डीपी खेतान जी इसके स्टार्टिंग से मेंबर हुआ करते थे। जब ये कमेटी गठित हुई उस टाइम डीपी खेतान जी इस कमेटी के मेंबर थे। बट हुआ क्या, इनकी डेथ हो गई थी 1948 में। 1948 में क्या हुआ, इनकी डेथ हो गई। तो उसकी रीजन की वजह से इनकी एक सीट खाली हुई, तो वहां पे कौन आ गए? कृष्णामाचारी यहाँ पे नए सदस्य ऐड हुए। लेकिन स्टार्टिंग में कौन थे हमारे मेंबर इस कमेटी के? वो थे हमारे डीपी खेतान जी इस कमेटी के मेंबर थे। ठीक है, डीपी खेतान जी इस कमेटी के मेंबर थे। इसके अलावा इनकी इस कमेटी के जो चौथे मेंबर थे उनकी बात करें, चौथे मेंबर इस कमेटी के थे वो थे माधव राय। कौन थे? माधव राय इस कमेटी के चौथे मेंबर थे। ठीक है, वो भी स्टार्टिंग से नहीं थे। जैसे कृष्णामाचारी जी स्टार्टिंग से इस कमेटी के मेंबर नहीं थे, उसी तरीके से माधव राव भी इस कमेटी के मेंबर नहीं थे। इनकी जगह पे हुआ करते थे स्टार्टिंग में मेंबर थे BL मित्रा। कौन थे? BL मित्रा थे। उनको प्रोसीड करा था आगे चल के, उनकी जगह पे आए थे माधव राय जी। ठीक है, माधव राय किसकी जगह पे आए थे? BL मित्रा की जगह पे आए थे। छठे मेंबर की बात करें, छठे मेंबर की बात करें तो KM मुंशी वही मुंशी हैं जिनको कौन सी कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया गया था? कार्य समिति का अध्यक्ष बनाया गया था KM मुंशी। और 6 नंबर के हमारे जो इस कमेटी के मेंबर हैं वो हैं मोहम्मद सह अब्दुल्ला। ठीक है, क्या नाम है इनका? मोहम्मद सह अब्दुल्ला। सह अब्दुल्ला इसके छठे मेंबर थे। देखो एक बार दोबारा से इस चीज को देख लेते हैं। प्रारूप समिति में या ड्राफ्टिंग कमेटी में 6 मेंबर थे, एक अध्यक्ष थे, तो टोटल मिला के 7 मेंबर हुए। अध्यक्ष जी का नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इसको अलग से हम डिटेल में पढ़ेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक पूरा टॉपिक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जितना हम पढ़ेंगे उतना ही कम है, तो इसके बारे में इन शॉर्ट हम कुछ चीजें इनके बारे में देखेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ड्राफ्टिंग कमेटी के 6 इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे। कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अय्यर, कृष्णामाचारी, माधव राय, KM मुंशी, मोहम्मद सह अब्दुल्ला। ठीक है, ये 6 मेंबर थे इस कमेटी के। ठीक है, अब इनको याद कैसे रखोगे उसके लिए मैं कुछ ट्रिक बता देता हूं आपको। देखिए यहां देख लीजिए KG KM KM। ठीक है, ये हमारी ट्रिक है। अब ये ट्रिक कैसे काम करेगी वो भी देख लीजिए साथ के साथ ही। KG KM KM। देखिए अब ये ट्रिक आपको याद है तो आप क्या लिख सकते हो? देखो
कृष्ण स्वामी अय्यर, K फॉर कृष्ण स्वामी अय्यर, G फॉर गोपाल स्वामी अय्यर, ठीक है। K फॉर कृष्ण स्वामी अय्यर, G फॉर गोपाल स्वामी अय्यर। सेकंड थर्ड हमारे पास K आया, थर्ड जगह पे हमारे पास क्या है, K आया, तो ये हो गया हमारा कृष्णामाचारी, ठीक है। कृष्णामाचारी ने कौन सी किसकी जगह पे ली थी, डीपी खेतान की डेथ हो गई थी 1948 में, उनकी जगह पे आए थे कृष्णामाचारी। और उसके बाद में हमारे हैं माधव राय। अब देखो कृष्णामाचारी का नाम भी के से स्टार्ट हो रहा है और खेतान जी का नाम भी के से स्टार्ट हो रहा है। माधव राय की बात करें तो उनका भी एम से स्टार्ट हो रहा है, और बीएल मित्रा का भी देखो एम से स्टार्ट हो रहा है। तो याद रख सकते हैं कृष्णामाचारी, डीपी खेतान, के आना चाहिए, दोनों में कॉमन होना चाहिए। माधव राय की बात करें, माधव राय ने किसको मतलब रिप्लेस करा, बीएल मित्रा को, क्योंकि यहाँ पे भी एम आ रहा है और माधव राय में भी एम आ रहा है। ये याद रखने की ट्रिक है, बाकी इनसे कुछ लेना देना नहीं है हमारा। देखो के जी, के एम, कृष्ण स्वामी अय्यर फर्स्ट के आ गया, सेकंड हमारे पास जी आया तो गोपाल स्वामी अय्यर, थर्ड हमारे पास क्या आया कृष्णामाचारी, जी एम फिर आया हमारे पास तो के एम मुंशी, सॉरी माधव राय, फिर के आया है तो ये के एम मुंशी जी के लिए है, फिर लास्ट में एम आया मोहम्मद से अब्दुल्ला। क्या हो गया, देखो इस के का के किसको रिप्रेजेंट करेगा, कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अय्यर, कृष्णामाचारी, देखो साथ साथ बोलते भी रहा करो, एम फॉर माधव राय, के एम मुंशी, एम फॉर मोहम्मद से अब्दुल्ला। इस तरीके से हमारी प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के जो 6 मेंबर थे उनके नाम हमने याद करें। उसकी स्थापना, प्रारूप समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 में हुई। 7 मेंबर थे जिसमें से एक अध्यक्ष थे, अध्यक्ष जी का नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और 6 मेंबर थे। 6 मेंबर्स का नाम है कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अय्यर, कृष्णामाचारी, माधव राय, के एम मुंशी और मोहम्मद से अब्दुल्ला। ये हमारे 6 मेंबर थे। अब हम बात कर लेते हैं, स्पेशली हम बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, ठीक है। ये एज इट इज यहां तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं आगे। पहले आप हेडिंग डालिए प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, और उसका दूसरा नाम भी है मसौदा समिति। उसके बाद में ऐसे ही आप पॉइंट वाइज स्थापना लिखेंगे 29 अगस्त 1947 को, मेंबर के बारे में लिखेंगे 6 + 1 7, और अध्यक्ष की जगह पे हम लिख लेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, और बाकी 6 मेंबर्स के बारे में एज इट इज नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट डाउन करिए। फिर हम बात करते हैं आगे भीमराव अंबेडकर जी की, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। इनके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल देख लेते हैं। ये इनके बारे में हम क्या कह सकते हैं, क्या हमारे पास हो सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में हम बात करते हैं। देखिए इनकी भी हम पॉइंट वाइज बात कर लेते हैं। इनके काफी सारे नामों से जाना जाता था क्योंकि इन्होंने सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करा है, तो इनको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। क्या क्या इनके निकनेम क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं निकनेम क्या क्या है उनकी बात कर लेते हैं। इनके निकनेम की हम बात करें तो सबसे पहले कहा जाता है दलितों का मसीहा। क्यों दलितों का मसीहा इनको क्यों कहा जाता है, इसके पीछे क्या रीजन है, आप खुद सोचिए। वो बंदा 1900 के जो टाइम पीरियड में ये डिमांड कर रहा है जो पिछड़े लोग हैं, दलित लोग हैं, उनके लिए कार्य करने की कोशिश कर रहा है। तो वो ऑब्वियस सी चीज है कि उनके लिए लड़ाई लड़ रहा है, संविधान की डिमांड कर रहा है, अलग से प्रोटेक्शन की डिमांड कर रहा है। तो ऑब्वियस सी चीज है दलितों का तो मसीहा होना ही होना है। वो इस जो निकनेम को डिजर्व भी करते हैं। आगे बात करें, इनको कहा जाता है भारतीय संविधान का जनक। अब भारतीय संविधान का जनक क्यों कहा जाता है, जो पहली बात हमारी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके कोर मेंबर थे, उसके इवन अध्यक्ष भी थे। उन्होंने बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई थी। देखो इन्होंने लॉ कर रखा था, वैसे भी विद्वान बंदे थे ये। उनको इस चीज से हम डिनाई नहीं कर सकते कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं वो किसी भी चीज में कम होंगे। क्यों, क्योंकि उन्होंने लॉ कर रखा था। उस टाइम लॉ करना, आप
मतलब स्कूल में एडमिशन होना, पढ़ना लिखना आना बड़ी चीज थी, उस टाइम उन्होंने लॉ कर रखा था। ठीक है, तो ये अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ी बात थी। सूट वूट पहनने वाले बंदे थे वो, तो उनको कम नहीं आंका जा सकता था। भारतीय संविधान में बनाने में उन्होंने बहुत ही बड़ी अहम भूमिका निभाई, इसलिए उनको भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। इसके अलावा भारतीय संविधान का शिल्पकार भी कहा जाता है। भारतीय संविधान का शिल्पकार क्यों कहा जाता है, बताइए? भारतीय संविधान का शिल्पकार क्यों कहा जाता है? इसके पीछे ये रीजन है, क्योंकि मोस्ट ऑफ संविधान, देखो, जो कमेटी का मेंबर होता है वो काम करता ही करता है, लेकिन होता है क्या है, जो अध्यक्ष होता है वो उसी बंदे को बनाया जाता है जो मोस्ट डिजर्विंग पर्सन होता है। यदि 7 बंदे हैं और उसमें से अध्यक्ष बनाना है, तो ऑब्वियस सी चीज है, जिस बंदे को ज्यादा नॉलेज होगा, ज्यादा जानकार होगा उस चीज का, उसी को अध्यक्ष बनाया जाएगा। अब ऐसे तो है नहीं कि भाई वहां पे वंशवाद चल रहा हो, वंशवाद से तो कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि नया नया देश बन रहा था उस टाइम। तो लोग नॉलेज को, जो काम कर सकता है उसको ज्यादा प्रीफर कर रहे थे। तो ये क्या था, भारतीय संविधान का बनाने में बहुत बड़ा रोल था, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। इसके अलावा आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है। इनको आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है। देखिए, अब किन किन नामों से, इन अन्य नामों से जाना जाता है, हम बात करें। सबसे पहले दलितों का मसीहा, एक। दूसरा, भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, 2 उपाधियां। तीसरी, भारतीय संविधान का शिल्पकार भी कहा जाता है, 3। चौथा, इनको कहा जाता है आधुनिक भारत का मनु। 4 उपाधियां इनके पास में थी। उपाधियां मतलब वैसे नहीं, इनके निकनेम थे ये। ठीक है, इन नामों से भी इनको जाना जाता है। इनके बारे में और अधिक बात करें तो 1956 में नागपुर में बौद्ध धर्म की सभा हुई थी। कहां पे? नागपुर में बौद्ध धर्म की, बुद्ध धर्म का क्या हुआ था, सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में इन्होंने क्या करा था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था, बुद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद में अंबेडकर जी ने एक बहुत ही मैं अच्छी चीज आप लोगों को बता देता हूं। अंबेडकर जी ने गणतंत्रीय दल, पार्टी थी, गणतंत्रीय दल या पार्टी, उसका गठन करा था। ठीक है, गणतंत्रीय दल या पार्टी का गठन किसने करा था? वो करा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। गणतंत्रीय दल या पार्टी का गठन करा था। कौन सी पार्टी या दल का गठन करा था? गणतंत्रीय दल या पार्टी का गठन करा था। ठीक है, होपफुली यहां तक आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब पहली बात, आप लोगों ने ये चीज प्रारूप समिति के बारे में या ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में, ये चीज आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर ली होंगी। अब हेडिंग डालिए आगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, हेडिंग डालिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें लिखिए अंबेडकर जी को दलितों का मसीहा, भारतीय संविधान का जनक, कौमा, भारतीय संविधान का शिल्पकार, कौमा, आधुनिक भारत का मनु के नाम से भी जाना जाता है। अंबेडकर जी को दलितों का मसीहा, भारतीय संविधान का जनक, कौमा, भारतीय संविधान का शिल्पकार, कौमा, आधुनिक भारत का मनु के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट लाइन में लिखिए 1956 में बुद्ध धर्म की नागपुर में बैठक हुई, जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बुद्ध धर्म अपनाया।
आगे लिखिए, आगे लिखिए। गणतंत्रीय दल या पार्टी, गणतंत्रीय दल या पार्टी का गठन करा। अंबेडकर जी ने गणतंत्रीय दल या पार्टी का गठन किया था। ठीक है, अब हमने ये देखा, अभी तक हमने क्या देखा आज की क्लास में कि प्रारूप समिति का गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को। उसके मेंबर कौन कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, उनके बारे में हमने डिस्कस करा, सभी नाम पढ़े, नाम जानी हमने, कौन मेंबर थे, कौन अध्यक्ष थे, अध्यक्ष जी थे उनके जो भीमराव अंबेडकर जी थे, उनके बारे में हमने 2-3 पॉइंट सीखे कि वो उनको क्या क्या कहा जाता था, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या करा, कुछ पॉइंट हमने जानने की कोशिश करी। डिटेल में हम हिस्ट्री में इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की ये जो कमेटी थी उसने क्या कार्य करे, उनके बारे में हम अब जानते हैं आगे। प्रारूप समिति ने संविधान को 3 भागों में पेश करा था। जो ये ड्राफ्टिंग कमेटी थी इसने 3 भागों में इस जो हमारा संविधान था उसको पेश करा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट के रूप में कमेटी इस संविधान को पेश करा। फर्स्ट पार्ट में इन्होंने क्या करा, फर्स्ट पार्ट इन्होंने 21 फरवरी 1948 को संविधान पेश करा। सेकंड पार्ट में इन्होंने अक्टूबर 1948 में संविधान को पेश करा। ठीक है, सेकंड पार्ट में अक्टूबर 1948 में संविधान को पेश करा। थर्ड में 4 नवंबर 4 1948 में संविधान को पेश करा। 3 भागों में संविधान को पेश किया प्रारूप समिति ने। अब इसकी बात करें फाइनली ये कब बनके रेडी हुआ, तो उसकी बात करें तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनके रेडी हो गया। ठीक है, भारतीय संविधान को मान्य कर दिया गया इस दिन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को मान्य कर दिया गया, लेकिन इसे मान्य न मानकर अंगीकृत, आत्म समर्पित, अधिनियमित किया गया। ठीक है, मतलब दिल से इस चीज को हमने एक्सेप्ट कर लिया। और क्या करा, 26 नवंबर 1949 को जब हमने संविधान एक्सेप्ट कर लिया तो 26 नवंबर को हमने क्या मनाना स्टार्ट कर दिया, कानून डे या विधि दिवस मनाना शुरू कर दिया, सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। तो हमारे देश में कानून या विधि दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। होपफुली ये चीज आप लोगों को यहां तक समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम थोड़ा और देख लेते हैं, ये बाद में नोट डाउन कर लेंगे, लेकिन पहले जब हम इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ लेते हैं तो उसके बाद में इन सारी चीजों को हम नोट डाउन भी कर लेंगे। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान एक्सेप्ट कर लिया गया, बन के रेडी हो गया था। कानून इस दिन कानून या विधि दिवस मनाना स्टार्ट कर दिया था 26 नवंबर को। आगे क्या हुआ हमारे पास 24 जनवरी 1949 को 24 जनवरी 1949 को संविधान सभा थी हमारी, कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी थी, उसकी लास्ट बैठक हुई। ठीक है, लास्ट बैठक हुई और इसमें क्या करा गया, 26 जनवरी 1949 को हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी उसकी लास्ट संविधान सभा की उसकी लास्ट मीटिंग हुई, जिसमें हमारा संविधान 2 भाषाओं में इंग्लिश और हिंदी में पेश करा गया। ठीक है, ये मैंने आपको वेरी फर्स्ट क्लास में ही बताया था। हमारा संविधान 2 भाषाओं में स्टार्टिंग में पेश करा गया। जब संविधान बनके तैयार हो गया तो 24 जनवरी 1950 को 2 भाषाओं में पेश करा गया। 3 कॉपियां थी जिनमें से 2 कॉपियां इंग्लिश में थी। संविधान की 3 कॉपियां थी टोटल,
उसमें से 2 कॉपियां इंग्लिश में थी और 1 कॉपी थी वो हिंदी लैंग्वेज में थी। ठीक है, अब इस सारी चीजें हमारे पेश करी गई संविधान की लास्ट जो कमेटी हुई उसमें। अब उस कमेटी में हमारे पास टोटल सदस्य कितने आए थे उनकी बात करें तो वो टोटल सदस्य आए थे 284 सदस्य संविधान में। उस लास्ट मीटिंग में 24 जनवरी 1949 को 50 को कितने सदस्य उस टाइम मौजूद थे? वो सदस्य मौजूद थे 284। उन्होंने इस हमारे संविधान पे हस्ताक्षर करे और इस संविधान को एक्सेप्ट कर लिया। सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए इसको स्वीकार कर लिया। ठीक है, होपफुली यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे भारत में जब देखो आगे हुआ क्या, 26 जनवरी को फाइनली अपना देश ने क्या करा, इस संविधान को एक्सेप्ट कर लिया। इसकी लास्ट मीटिंग कब हुई? लास्ट मीटिंग हुई 24 जनवरी 1950 को, जहां पे 2 भाषाओं में और 3 जो प्रतियां थी जिनको कॉपी बोलते हैं वो थी, उनमें अपने संविधान को पेश करा गया। 2 भाषाओं में था। भाषाएं कौन कौन सी थी? इंग्लिश और हिंदी, और 3 कॉपी थी। 3 कॉपी में 2 कॉपी तो इंग्लिश में थी, 1 कॉपी जो संविधान की कॉपियां थी वो 2 कॉपियां इंग्लिश में थी और 1 हिंदी में थे। उस टाइम करीबन 284 बंदे या मेंबर्स पेश वहां पे बैठे थे कमेटी की मीटिंग में। उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट भी करा और सदस्यों ने सर्वसम्मति से 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए इन सबको एक्सेप्ट कर लिया। कब? 26 जनवरी 1950 को इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। अब 26 जनवरी क्यों इंपॉर्टेंट है? हमारे पर्सपेक्टिव से, हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से 26 जनवरी क्यों इंपॉर्टेंट है? हमारे देश के हिसाब से भी 26 जनवरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है आपको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाके चीजें समझाना चाहता हूं। देखिए 1922 में महात्मा गांधी जी ने ऐसा कहा कि हमारे देश को ऐसा संविधान प्रोवाइड कराया जाए, हमारे देश को ऐसा संविधान प्रोवाइड कराया जाए जो भारतीयों के मस्तिष्क को रिप्रेजेंट करे, मस्तिष्क को दर्शाए, ऐसा हमें संविधान प्रोवाइड कराया जाए। तो ब्रिकनहेड ने इसको असभ्य, भारतीयों को असभ्य बताया और इनको संविधान बनाने की चुनौती दी। ठीक है, ऐसा हुआ। इसकी चुनौती को एक्सेप्ट करा मोतीलाल नेहरू जी ने। उन्होंने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत करी। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट सबसे पहले कहां पे पेश हुई और बाद में कहां पे पेश हुई? 3 बार ये पेश हुई। तो पहली 2 बार कहां पेश हुई ये चीज आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। तीसरी बार ये पेश हुई कोलकाता में, दिसंबर में पेश करी गई मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। वहां पे जवाहरलाल नेहरू और उनके जैसी सोच वाले बंदों ने उस चीज को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। अब मना करने के पीछे रीजन ये था कि उसमें औपनिवेशिक शासन के बारे में डिमांड करी गई थी। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट ही क्लास का मैं कंटेंट आपको रिवाइज करवा रहा हूं। ठीक है, होपफुली आपने यदि रिविजन कर रखा है तो आप लोगों को पता भी होगा। अब हमारे पास ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसलिए मैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में ये चीज बता रहा हूं। तो उसका रीजन क्या हुआ? नेहरू रिपोर्ट हमारी खारिज हो गई। तो उसका परिणाम क्या हुआ? हमारे देश में 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का क्या हुआ? लाहौर अधिवेशन हुआ। वहां पे रावी नदी के तट पे लाहौर में एक हमारा अधिवेशन हुआ। उसके बेसिस पे उस अधिवेशन में ये अपने देश को पूर्ण संविधान दिलाने की मांग करी गई थी। उसके आधार पे 26 जनवरी 1930 को हमारे देश में पहली बार तिरंगा फहराया गया
और इसी के आधार पे पहली बार राष्ट्रगान भी गाया गया। ये चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ी थी। अब देखो 26 जनवरी को इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा थी, क्योंकि देखो कोई काम हमारे देश में पहली बार हमारी ये सोच थी कि हमें पूर्ण संविधान चाहिए, वो हमें मिल भी गया। कब? 26 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर होके वो संविधान हमें मिल भी रहा है। तो अब आजादी का दिवस हमने मनाने लग गए 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त को हम क्या सेलिब्रेट करने लग गए? क्योंकि हमें आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को, तो हम क्या सेलिब्रेट करने लग गए? 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस हम सेलिब्रेट करने लग गए। अब हमारे पास बात आई कि 26 जनवरी हमारा इतना अच्छा दिन है, इतना इंपॉर्टेंट दिन है, तो इसका क्या करा जाए? इसको हम स्वतंत्रता दिवस तो नहीं मना सकते, बट हम क्या कर सकते हैं? इस दिन को एज ए रिपब्लिक डे घोषित कर सकते हैं। रिपब्लिक डे की रूप में हम इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी। इंपॉर्टेंस मैंने बताई क्यों ज्यादा थी, क्योंकि इस दिन फर्स्ट टाइम 1930 में 26 जनवरी 1930 में देश में पहली बार झंडा फहराया गया, खुशियां मनाई गई थी, और उन्हीं खुशियों को याद रखते हुए आगे चल के 26 जनवरी से रिपब्लिक डे मनाना, सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया गया। ठीक है। गणतंत्र या रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? हिंदी में कहें तो इसको गणतंत्र बोलते हैं। अब देखिए गणतंत्र का मतलब क्या होता है। जब हमने गणतंत्र दिवस मनाना शुरू कर दिया है तो हमें यह चीज भी पता होनी चाहिए कि गणतंत्र का मतलब क्या होता है। गणतंत्र की हम बात करें तो गणतंत्र का मतलब होता है जहां पे हम कोई यदि लीडर चुन रहे हैं वो वंशानुगत ना होके हमारा एक चुना हुआ पर्सन हो। ठीक है। उसका चुनाव होना चाहिए, रैंडम पीपुल होना चाहिए, जनता का पर्सन होना चाहिए, जनता में से चुना गया हुआ होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि उसका फादर एमएलए था तो आगे चल के वो ही एमएलए बन जाए, उसका बेटा भी एमएलए बन जाए। नहीं, एक किसान का बेटा भी एमएलए बन सकता है, एक चाय वाले का, चाय बेचने वाला भी पीएम बन सकता है। इतनी इंपॉर्टेंस है गणतंत्रता की। ठीक है। गणतंत्र होना कितना इंपॉर्टेंट है वो इस चीज को दर्शाता है कि एक चाय बेचने वाला देश का पीएम बन सकता है। ठीक है। एक जो सरपंच का चुनाव लड़ा हुआ बंदा पहले सरपंच का कार्यकाल खत्म करता है, उसके नेक्स्ट ईयर जब चुनाव होते हैं वो फर्स्ट टाइम एमएलए बनता है और वो एक राज्य का मुख्यमंत्री बन जाता है। आप लोगों को ये दोनों केस पता होने चाहिए। ये बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है गणतंत्रता के। ठीक है। रिपब्लिक क्या होता है इसके बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है। आप लोगों को ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। चलो अब हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं, फिर आगे की चीजें हम डिस्कस करेंगे। हमने आज की क्लास स्टार्ट कहां से करी है वो देखिए। हमने आज की क्लास स्टार्ट करी है ड्राफ्टिंग कमेटी से, ड्राफ्टिंग या प्रारूप समिति से। तो ये आपने होपफुली नोट डाउन कर लिया होगा। उसके बाद में मैंने आप लोगों को नोट डाउन करवाया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। थोड़ी सी 2-3 पॉइंट मैंने नोट डाउन कराए जो मुझे यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस या रिलीवेंस लगा, क्योंकि संविधान के बारे में हम हिस्ट्री में डिस्कस नहीं करेंगे, तो उस वजह से हमने संविधान से रिलेटेड जितने भी पोर्शन बन सकता था हमने डिस्कस करा भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। ठीक है। इसके बाद में हमें ये लिखवाना है, एक लाइन लिखिए आप लोग, अब फ्रेश लाइन लिखिए। प्रारूप समिति ने संविधान को 3 भागों में पेश किया। प्रारूप समिति ने संविधान को 3 भागों में पेश करा। फिर ये लिख लीजिए, फर्स्ट का पेश करा 21 फरवरी 1948 को, फर्स्ट ये लिख लीजिए। सेकंड ये लिखिए अक्टूबर 1948 में पेश करा। 3 भागों में पेश करा ना, सेकंड भाग उन्होंने अक्टूबर 1948 में पेश करा। थर्ड भाग जो इन्होंने पेश करा वो पेश करा 4 नवंबर 1948 को। होपफुली यहां तक चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। आगे एक लाइन लिखिए, एक लाइन लिखिए 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को मान्य कर दिया गया। भारतीय संविधान को मान्य कर दिया गया, लेकिन इसे मान्य न मानकर
अंगीकृत आत्मसमर्पित व अधिनियमित किया गया। इसे मान्य न मानकर अंगीकृत आत्मसमर्पित व अधिनियमित किया गया। आगे लिखिए, कानून या विधि दिवस 26 नवंबर। कानून या विधि दिवस हमारे देश में कब आता है, कब सेलिब्रेट करते हैं? 26 नवंबर। ये एज इट इज आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं इसको, ठीक है। आगे हम बात करें, लिखिए 24 नवंबर, नई लाइन में लिखिए 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक बुलाई गई। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक बुलाई गई, जिसमें 284 सदस्य उपस्थित हुए। 284 सदस्य उपस्थित हुए। इनके सामने संविधान दो भाषाओं में तथा तीन प्रतियों में भाषाएं आप ऐसे नोट डाउन कर लीजिए, इंग्लिश और हिंदी भाषा, दो भाषाओं के ब्रैकेट में लिख लीजिए। इनके सामने संविधान दो भाषाओं में, ब्रैकेट में लिख लिए हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और अंग्रेजी लिखिए, ब्रैकेट में दो भाषाओं में हिंदी और अंग्रेजी तथा तीन प्रतियों में ब्रैकेट में लिखिए, दो प्रतियां इंग्लिश थी, अंग्रेजी में थी और एक हिंदी में थी। ब्रैकेट क्लोज करिए। तीन प्रतियों में पेश किया गया। लिख लिया। आगे चलिए, आगे नेक्स्ट लाइन में लिखिए, सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से 26 जनवरी 1950 को सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए स्वीकार किया। नेक्स्ट लाइन में लिखिए भारत का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को घोषित किया गया। भारत का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को घोषित किया गया। अब लिखिए गणतंत्र का मतलब क्या होता है, लिखिए गणतंत्र वर्ड लिखिए, आगे डैश मार्क करके लिखिए, जहां पर शासक वंशानुगत न होकर चुनावित हो। जहां पर शासक वंशानुगत न होकर चुनावित हो। अब लिखिए 15 अगस्त को कौन सा डे सेलिब्रेट करा जाता है? स्वतंत्रता दिवस। लिख लीजिए। और पहला स्वतंत्रता दिवस कब सेलिब्रेट करा गया था भारत की तरफ से? 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, आजादी के बाद 15 अगस्त 1947 को करा गया था। ये था हमने आज के सेशन में हमने देखा कि प्रारूप समिति क्या होती है, कैसे हमारा संविधान बना, उसके बारे में हमने चीजें देखी। अब कल की क्लास में हमने देखेंगे कौन कौन सी विदेशी शक्तियां कहां से कौन से देश से ली गई हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।